हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे कि किसी बेस की प्रेजेंस में किस तरह से हैलाइड्स के अंदर बीटा एलिमिनेशन होता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बताया था उसको। आज हम उसका मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन यहाँ स्टार्ट करेंगे कि किस किस रास्ते से वो एलिमिनेशन होता है। E1, E2 और E1 CB ये तीन मैकेनिज्म आपको बताए थे मैंने, जो यहाँ पे फॉलोड रहते हैं। तो फर्स्ट एक मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, E1 मैकेनिज्म। ये मान लीजिए हमारे पास एक हैलाइड है और इसके साथ ये 3 बीटा H लगे हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां से एक Cl आउट होगा और आपके पास एक कार्बोकेटाइन बनेगा CH, ये आपके पास एक कार्बोकेटाइन बना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में, और ये स्लो स्टेप होगा, उसके बाद बेस सेकंड स्टेप में फास्टली किसी एक बीटा H पे अटैक करेगा, उस H को आउट कर देगा। आपके पास बनेगा CH2 नेगेटिव, यहां से H प्लस आउट हुआ है। ये H प्लस क्यों आउट हुआ है, उसकी कई वजह आप देख सकते हैं। ये कार्बन पॉजिटिव जो है कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, रिजल्टिंग इस H पे प्लस बढ़ेगा। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी यहां पे चल रहा है, जिसकी वजह से इस H पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज था, B नेगेटिव अल्टीमेटली उस H प्लस को आउट कर देगा और आपके पास बनेगा CH2 नेगेटिव CH पॉजिटिव R, और ये नेगेटिव यहाँ पे इसकी खाली ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएगा। रिजल्ट हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CHR एल्कीन बन जाएगा। E1 मैकेनिज्म था ये। E1 क्यों था, क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, बेस इन्वॉल्व नहीं है। रेट जो है वो सिर्फ हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, रिजल्टिंग ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। मैकेनिज्म को नाम देते हैं हम E1 मैकेनिज्म। जहां भी कार्बोकेटाइन ज़्यादा ईज के साथ बन पा रहा होगा, वहां इसका जो रेट होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, यानी कि टर्शरी में E1 रिएक्शंस बहुत ही फास्ट ऑब्जर्वेबल होंगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। दूसरा जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो E2 मैकेनिज्म है। तो एक एग्जांपल पे हम E2 मैकेनिज्म को लेके आते हैं। यहाँ ये हमारे पास फिर एक हैलाइड है। अब की बार थोड़ा सा ध्यान से देखें, बॉन्ड्स को मैं 3D के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे पास वो हैलाइड है। ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl। कुछ अलग मत समझिएगा इसको, ये वही पुराने वाला ही एग्जाम्पल है। बट अब की बार मैंने बॉन्ड्स को 3D के अंदर दिखाने का कोशिश किया है कि ये 2 बॉन्ड कार्बन के इन प्लेन हैं, ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। एंड सिमिलरली ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है और ये इन द प्लेन है। तो अब मैं इसके अंदर जब बेस डालता हूँ और किसी वजह से कार्बोकेटाइन नहीं बन पा रहा इजीली, तो बेस क्या करेगा। पिछले एग्जांपल पे तो मैंने यहाँ से Cl को आउट करता दिखा दिया था, ऑप्शन वो है यहाँ पे। बट अगर सपोज कीजिए कि Cl किसी वजह से यहाँ पे नहीं निकल पा रहा, तो B नेगेटिव किसी एक H पे अटैक करता है। क्लोरीन के -I इफेक्ट की वजह से इस H पे प्लस चार्ज तो मौजूद है ही सही, रिजल्टिंग B नेगेटिव इस H की तरफ अटैक करता है। हमारे पास एक कुछ इस तरह की स्टेट बनती नजर आएगी। सी इट वेरी केयरफुली।
अब ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा और ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो गया, मतलब ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। पिछले मैकेनिज्म की तरह से कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, रादर एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। जैसे SN2 में होता था, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी जिसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कार्बन दिखता हमें, हालांकि 5 बॉन्ड नहीं होते थे। मैं बार बार बोलता था, मैं ये बोलता था कि एक बॉन्ड अबाउट टू ब्रेक एंड एक अबाउट टू फॉर्म है। इस तरह का एक सिचुएशन हम बनाते जब बैक अटैक होता था, इस तरह का एक हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट बनाते थे। तो ये भी वैसा ही एक ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा हूँ, हालांकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन B और H आपस में बॉन्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं और C और Cl आपस में बॉन्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। C और H का बॉन्ड भी टूटने के कगार पे है। और फिर जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे BH यहां से अलग हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन बन जाता है, मींस यहां का एक इलेक्ट्रॉन और यहां का एक इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना लेगा और Cl नेगेटिव यहां से आउट हो जाता है। और ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, और एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है तो आप देख सकते हैं हैलाइड और बेस दोनों इन्वॉल्व हैं। जो रेट है वो हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और बेस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। रादर इस रिएक्शन को बोल रहे हैं हम E2 मैकेनिज्म, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन E2 इन B के 3 H में से ऐसा समझते हम किसी भी H को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि B नेगेटिव जब E2 मैकेनिज्म के थ्रू H को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहता है तो वो हमेशा इस Cl के ट्रांस H पे अटैक करता है। आप इसको देखेंगे तो ये सिस H है, वो क्या बोल रहा हूं सिस ट्रांस, ये अबव द प्लेन था, ये बिलो द प्लेन था, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो मैं इसको बोल रहा हूं कि ये ट्रांस H है, मतलब उससे अपोजिट डायरेक्शन पे है, जबकि ये सेम डायरेक्शन में है। ये भी अबव द प्लेन आया हुआ है और ये भी अबव द प्लेन आया हुआ है, तो इस H को वो कभी भी एलिमिनेट नहीं करेगा इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से। दूसरे मैकेनिज्म से कर सकता है, बट इस मैकेनिज्म से वो इस H को कभी भी एलिमिनेट नहीं करेगा। उसकी मोस्ट फेवरिंग जगह ये होगी। अगर मैं सपोज करें यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करता हूँ और यहाँ R लगा देता हूँ और यहाँ पे भी R लगा देता हूँ, जो थोड़ा बहुत ऑप्शन होगा उसको भी मैं यहाँ ख़त्म कर देता हूँ, और अब मैं कहता हूँ कि E2 एलिमिनेशन से क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ E2 एलिमिनेशन होगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज बेस इस H पे अटैक बिल्कुल भी नहीं करेगा। इवन मैकेनिज्म होता होगा बट E2 मैकेनिज्म इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज हेलोजन और वो जो H है बीटा जो आप देख रहे हैं, जो आपको लगता था कि एलिमिनेट हो जाएगा, वो ट्रांस पोजिशन पे हैं। तो ट्रांस पोजिशन पे कभी भी E2 अटैक करके, E2 मैकेनिज्म से बेस अटैक करके एलिमिनेशन शो नहीं करता हमेशा। अगर मैं गलत बोल गया हूं तो दोबारा सुने, सिस जो आपका H होता है उस पर कभी भी अटैक नहीं करता, बट ट्रांस के ऊपर ही वो फेवरिंग अटैक रखेगा, तो इस H के एलिमिनेशन का कोई चांस नहीं होगा। हाँ, अगर H यहां था जैसा कि मैं पिछले केस में बता रहा था, तो फिर कोई इश्यूज नहीं है, यहाँ पे वो हमेशा अटैक फेवर करेगा और इस तरह से एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। ये हमारे सामने E2 मैकेनिज्म था। एक तीसरा भी देख लें आप, E1CB मैकेनिज्म आपको बताया था, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। सी हियर, ये हमारे पास एक फ्लोराइड लगा हुआ कंपाउंड है और मैं यहाँ पे बेस डाल के एलिमिनेशन करना चाहता हूँ। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, पहले स्टेप में H प्लस निकलता है। सी हेयर, आपके पास 2 बीटा H हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, और B नेगेटिव किसी H प्लस को पहले स्टेप पे निकालता है। इसको भी निकाल सकता है और इसको भी निकाल सकता है। पिछले दोनों मैकेनिज्म्स में ऐसा नहीं हुआ था कि उसने H प्लस को निकाला हो। पहले मैकेनिज्म में तो पहले हैलोजन निकला था, बाद में H प्लस को निकाला उसने, और पहले वाला स्टेप स्लो रहा था। यहाँ पे
जो दूसरा मैकेनिज्म E2 बताया, वहाँ पे भी H नहीं निकाला था, जस्ट एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई, B ने H को लेना शुरू किया और C ने Cl को आउट करना शुरू किया। यहाँ पे क्योंकि वैसा सीन हो नहीं सकता, जस्ट बिकॉज यहाँ से फ्लोरीन का एब्स्ट्रैक्शन मुश्किल है। फ्लोरीन का जो F नेगेटिव है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, एक बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप है, तो इतनी आसानी से उसके निकलने का चांस नहीं होता। रिजल्टिंग अगर मैं यहाँ से F नेगेटिव निकाल के कार्बोकेटाइन बनाना चाहूँ तो ये भी मुश्किल होगा, और अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट बना के B और H को और C और F को साइमल्टेनियस अलग करना चाहूँ तो ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। रिजल्टिंग फ्लोरीन के केस में क्योंकि F नेगेटिव बैड लिविंग ग्रुप है, रिजल्टिंग वो यहाँ से नहीं निकलना चाहता, तो H प्लस पहले निकलता है। आपके पास दो ऑप्शंस बनते हैं। एक ऑप्शन बनता है ये वाला, ये कार्बेनाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही कॉन्जुगेट बेस है, इसके H प्लस को निकाला गया तो ये एसिड की तरह से एक्ट कर रहा है, और जब एसिड के H को निकाला जाता है तो बनने वाला रिजल्टेंट कॉन्जुगेट बेस ये आपके सामने है। और अगर इस H प्लस को उसने निकाला तो हमारे पास ये एक कॉन्जुगेट बेस बनता है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस का नेगेटिव है ना, ये यहाँ पे पुश करके इस F को निकाल सकता है, या ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके यहाँ से आउट कर सकता है। रिजल्टिंग हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इधर ये एल्कीन बन जाता है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये एक एल्कीन बन जाता है। दोनों एल्कीन बनते हैं। और आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि जब फ्लोरीन लगा होता है तो हॉफमैन्स एलिमिनेशन होता है, और हॉफमैन्स एलिमिनेशन सेटजेफ से उल्टा बोलता है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। और क्यों ये मेजर बना, अब आप ध्यान दे सकते हैं, ये जो कार्बेनाइन, ये जो H प्लस में निकाल रहा हूँ, ये ज़्यादा ईज के साथ बेस अटैक कर सकता है एज कंपेयर टू इस H पे अटैक, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये कार्बन स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है। दोनों तरफ से जो ग्रुप लगे हुए हैं वो बेस को इस H के पास इतना आसानी से आने नहीं देंगे, जबकि इधर इस कार्बन के साथ सिर्फ एक तरफ ग्रुप दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ये H तो इग्नोरेबल साइज के रहते हैं, तो किसी तरह की कोई स्ट्रिक्ट क्राउडिंग इस कार्बन पे नज़र नहीं आती है। रिजल्टिंग इस H प्लस को निकालना उसके लिए आसान है। मोर ओवर यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, मोर स्टेबल है, जबकि यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, मोर रिएक्टिव है। रिजल्टिंग इसकी बनने के चांसेस कम होंगे और इसका बनने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसी वजह से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेजर हुआ और ये वाला प्रोडक्ट माइनर हुआ। ये हॉफमैन एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग आपका वो प्रोडक्शन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगली बात फिर वापस इसी पे दोहराने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ फ्लोरीन की बजाय Br ले लिया, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, Br गुड लिविंग ग्रुप था और वो यहाँ से निकल सकता था, H पे अटैक पॉसिबल था, ट्रांजिशन स्टेट बन सकती होंगी, E1 E2 हो सकता होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बेस कोई बहुत ही भारी भरकम ले लेता तो वो भारी भरकम बेस इस H को निकालने में फिर स्ट्रिक हिंड्रेंस फील करता। रिजल्टिंग वो भारी भरकम बेस इस H को निकालना फेवर करता और इस H को निकालने की वजह से ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाता। आप याद करें मैंने कब कब बोला हॉफमैन्स एलिमिनेशन होगा और कब कब सेटजेफ होगा। तो हॉफमैन एलिमिनेशन की दो कंडीशंस बताई थी। एक, अगर कोई हेलोजन आपका फ्लोरीन लगा हुआ है तो उस टाइम पे ये हॉफमैन एलिमिनेशन दिखाता है, मतलब लेस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर वाला मोर मेजर प्रोडक्ट होता है। और दूसरा मैंने बोला था अगर भारी बेस हो तो, अगर बेस ठीक ठाक सा है तो सिर्फ आप उसमें सेटजेफ यानी कि ये वाले प्रोडक्ट्स ही मेजर पाते हैं। ये तीन हमारे पास मैकेनिज्म्स आते हैं एलिमिनेशन के, E1 E2 और E1 CB मैकेनिज्म। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और किसी एक एग्जाम्पल पे अपनी बात को प्रोसीड करते हैं कि रिएक्शंस किस तरह से होती है। तो ये रिएक्शन है आपके सामने, एक हैलाइड के अंदर मैंने KOH डाल दिया है और अब ये पर्टिकुलर बेस है, तो ये क्या प्रोडक्ट दिखाएगा मैं इसके ऊपर यहाँ पे अपना डिस्कशन फोकस करूँगा। एक बात ध्यान रखना, जो E1 E2 मैकेनिज्म्स या E1 CB बताया मैंने,
उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रादर किसी तरह का कोई क्वेश्चन भी आपको नहीं दिखेगा कि कहाँ E1 E2 हो रहा है। SN1 SN2 ज़रूरी थे, उसको प्रॉपरली पढ़ना है, बट E1 E2 को जस्ट एक बार समझ के आपको आगे बढ़ जाना है। ये यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने। KOH एक अच्छा बेस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं। NaOH KOH बहुत अच्छे बेस होते हैं। मैं इसकी दो सिचुएशंस यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा कि KOH आपको एज ए रीजेंट दो तरह से नज़र आएगा। एक नज़र आएगा KOH एक्वस और एक नज़र आएगा KOH एल्कोहलिक। जो KOH एल्कोहलिक है वो बहुत ही अच्छा बेस है, बहुत ही बढ़िया बेस है KOH एल्कोहलिक, जबकि KOH एक्वस वो एक अच्छा बेस है। मैं उसको बुरा बेस नहीं कहूँगा, वो एक अच्छा बेस है। ये बहुत अच्छा बेस है और ये अच्छा बेस है। ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। मतलब पहले तो न्यूक्लियोफाइल और बेस को याद कर लीजिए कि क्या डिफरेंस था। न्यूक्लियोफाइल वो था जो कार्बन प्लस पे अटैक करेगा और बेस वो था जो H प्लस पे अटैक करेगा। OH नेगेटिव का अटैक करना उसके बिहेवियर को डिफाइन करेगा। यहां पे अगर आप देखें तो कार्बन पे प्लस चार्ज है Cl के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और यहां कार्बन के H पे प्लस चार्ज है उसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। अब अगर OH नेगेटिव ने इस कार्बन प्लस पे अटैक किया और Cl को यहां से सब्स्टिट्यूट किया, जो कि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर पढ़ के आए, तो वहां पे हमारे पास इस प्रोडक्ट के बनने के आसार रहेंगे। लेकिन अगर उस OH नेगेटिव ने इस H पे अटैक किया और यहां से इस H को निकाल के Cl को आउट किया हो, तो उस टाइम पे आपके पास इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बनने के आसार रहेंगे। अब वो क्या करेगा? आपने एक बोतल लिया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर पर्टिकुलर हैलाइड डाल दिया और उसमें KOH मिला दिया। अब आप तो डायरेक्ट करने नहीं वाले कि OH तो वहाँ जाइए और वहाँ मत जाइए, उसके पास तो दो ऑप्शंस हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में OH कार्बन प्लस पे अटैक कर रहा होगा और कुछ मॉलिक्यूल्स में H प्लस पे अटैक कर रहा होगा। यानी कि मुझे दोनों तरह के प्रोडक्ट बनते नज़र आ सकते हैं, लेकिन आई एम एमफुल, मैं कोई एक बनाना चाहता हूँ, मैं दो नहीं बनाना चाहता। मेरा प्लान है कि मैं इथेनॉल बनाऊँ या मेरा प्लान है कि मैं इथीन बनाऊँ। तो मतलब साफ है, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे यहाँ पे और अल्कोहल बनाए, या ये एज ए बेस अटैक करे और यहाँ से H प्लस को आउट करे। तो मुझे क्या करना है फिर उसके लिए? मुझे यहाँ पे उस KOH की सिचुएशन को स्टडी करना होगा, उसके बेसिक कैरेक्टर को रीडिफाइन करना होगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक्वस KOH अगर लूँगा तो डेफिनेटली वो बेस अच्छा है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा। मैं ये भी जानता हूँ कि वो बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, रिजल्टिंग मुझे ये वाला प्रोडक्शन मेजर दिखाई देगा और ये वाला प्रोडक्शन माइनर दिखाई देगा। जबकि अगर मैं KOH एल्कोहलिक ले लेता हूं तो मुझे पता है वो बहुत ही बढ़िया बेस है, न्यूक्लियोफाइलिक कैरेक्टर उसका कुछ खास नहीं है, रिजल्टिंग मुझे वो यहीं पे जाके अटैक करता नजर आएगा। रिजल्टिंग एल्कीन मेरे पास मेजर होगा और एल्कोहल मुझे मिलेगा, इस चीज़ के कम आसार रहेंगे। अब हम सोचने लग जाते हैं कि ये एक्वस और एल्कोहल में मतलब काम तो इस OH नेगेटिव को करना था, जो भी करना था, तो ये एल्कोहल उसके कैरेक्टर को कैसे रिडिफाइन कर पा रहा है, या वाटर कैसे उसे एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना रहा है, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है हमारे सामने। देखिए, KOH जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, और जब आप उसको किसी सॉल्वेंट में डाले हुए हैं, लाइक जैसे वाटर में डाला, तो वाटर में K पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिसोसिएट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, और उस OH नेगेटिव के चारों तरफ ये वाटर मॉलिक्यूल पोलर कैरेक्टर की वजह से इस तरह से अट्रैक्ट हो गए। मतलब आपके पास एक हाइड्रेटेड पोटेशियम आयन है और एक हाइड्रेटेड हाइड्रोक्सिल आयन है। वहीं दूसरी तरफ आप जाएं, अल्कोहल भी एक पोलर
सॉल्वेंट है, वहाँ भी K पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिसोसिएट हो गया है। अब उसके चारों तरफ अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। ये अल्कोहलेटेड पोटेशियम आयन और अल्कोहलेटेड हाइड्रोक्सिल आयंस हैं आपके पास। इस हाइड्रोक्सिल को देखें, ऐसे कर देता हूं इसको, HOR, ये अल्कोहल है आपका। ये इस तरह से अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स, उसका H+ या R+ कोई भी अट्रैक्टेड है OH की तरफ, सी लाइक दिस, ये आपके पास अल्कोहल का वो मॉलिक्यूल्स है जिसके पॉजिटिव पोल्स OH की तरफ अट्रैक्टेड हैं और नेगेटिव पोल उससे दूर है। तो OH नेगेटिव उस H+ पे अटैक करेगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। OH नेगेटिव सॉल्वेटेड है, उसके चारों तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, लाइक इस ऑक्सीजन को, उस H+ पे अटैक करना होगा। कौन से H+ को? इस H+ को। जैसे ये ऑक्सीजन उस H+ को अटैक करेगा, H+ पे लेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये यहाँ से पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा और H+ इस O को दे देगा। तो अल्टीमेटली अल्कोहल एक मीडियम की तरह से एक्ट करेगा जो उससे H छीन के अपना HOH को दे देगा। तो प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट अल्कोहल का रोल आप देखें कि वो किस तरह से H+ को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। वहीं अगर आप यहां OH नेगेटिव के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करें, ये देखें आप, ये वाटर मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं मैं, एक पोलर मॉलिक्यूल है ये भी, और ये 2 H हैं उसके, और ये 2 बॉन्ड्स आपको ऑक्सीजन के साथ दिखा रहा हूं। तो ये ऑक्सीजन अब उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि H+ को निकाल पाए। ये क्यों स्ट्रॉन्ग बेस था? R के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन पे डेंसिटी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे H के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन पे डेंसिटी इतनी नहीं बढ़ सकती, रिजल्टिंग ये H+ को उतना फेवर नहीं करेगा लेना जितना वो फेवर कर रहा था। तो इसलिए ये बहुत ही बढ़िया बेस बन गया। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का क्या चक्कर था? ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंपाउंड नहीं है एज कंपेयर टू दिस। ये हाइड्रेटेड हाइड्रोक्सिल आयन और ये अल्कोहलेटेड हाइड्रोक्सिल आयन में अल्कोहलेटेड हाइड्रोक्सिल आयन बहुत भारी है, और जो भारी होता है वो इतना आसानी से कार्बन प्लस पे कई वजहों से, जिसमें एक्सट्रिक क्राउडिंग भी है, वो इतना ईज के साथ अटैक नहीं कर सकता। हम न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का जब जनरल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात को जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप प्रेजेंटली बस ये ध्यान रखेंगे कि अल्कोहलिक KOH एक अच्छे बेस की तरह से हमें काम करता नजर आएगा, जबकि एक्वस KOH हमें जनरली एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा, एक बेस की तरह से बिहेव तभी करेगा जब सामने वाला हैलाइड ही बहुत ज़्यादा इच्छुक हो एलिमिनेशन रिएक्शंस दिखाने के लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे अभी, और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अल्कोहलिक KOH को पहले एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। ये 3 मेरे पास रिएक्शंस हैं। अल्कोहलिक KOH डाला गया है, हैलाइड से एलिमिनेशन होना है, श्योर है। अल्कोहलिक KOH का काम ही एलिमिनेशन करना है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं था, रिजल्टिंग वो एलिमिनेशन ही करेगा। यहाँ एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, अब क्रैमिंग का पॉइंट बताया उसी को ले आइए सामने। बीटा कार्बन से H निकालना है, अल्फा से Cl, जहाँ से दोनों निकले वहाँ डबल बॉन्ड। सेम ये बात यहाँ कीजिए, पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो जस्ट रीकैप कर रहा हूँ उस सारे पॉइंट को। ये देखें आप, ये बना दिया। यहाँ से भी बीटा से कोई एक H हटाएंगे आप, अल्फा से Cl हटाएंगे आप, और एक पर्टिकुलर एल्कीन पाएंगे आप, सी लाइक दिस। ये आपके पास एल्कीन्स बन रहे हैं। कौन सा एल्कीन आपको लगता है कि ज़्यादा आसानी के साथ बनेगा? क्या ये आसानी से बनेगा या ये आसानी से बनेगा? तो आप यहाँ पे देखें, ये एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकता है। 6 मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 6 H आपको दिख रहे हैं जो इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 3, और यहाँ तो ये एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी आपको समझा के आया हूँ कि जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मतलब ये जो डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है आपको, इसकी डेंसिटी 100% यहाँ नहीं है, वो इधर या इधर कहीं घूम रही है। डेंसिटी डबल बॉन्ड की घटना मतलब वहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी घटना,
और रिएक्टिविटी घटना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना, मतलब ये वाला जो एल्कीन है ये मोर स्टेबलर है एज कंपेयर टू दीज एल्कीन, मतलब इस पर्टिकुलर का फॉर्मेशन आसान होगा, मतलब टर्शरी हैलाइड का एलिमिनेशन करने का कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और ये एक फैक्ट की फॉर्म में आप याद रखिएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो टर्शरी में फास्टर होती हैं और प्राइमरी में सबसे स्लो रहेंगी। ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो टर्शरी में हमेशा आपको सबसे ज़्यादा ईज के साथ नज़र आएंगी, और ये बात आप यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में भी प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये सोचूं कि एक्वस KOH लेने से क्या होगा, सी हेयर, क्या यहाँ एक्वस KOH लूँगा तो सीन बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि एक्वस KOH तो मैं बता के आया हूँ कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH की बजाय यहाँ एक्वस KOH ले लेता हूँ और एक बार फिर दोबारा से प्रोडक्ट्स पे नज़र डालूँगा, क्योंकि मैं ये बात ऑलरेडी बोल के आया हुआ हूँ कि एक्वस KOH एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बेस ठीक है बट उतना बढ़िया बेस नहीं है जितना बढ़िया अल्कोहलिक KOH था, रिजल्टिंग यहाँ पे अब वो सिर्फ इस कार्बन प्लस पे अटैक करके Cl को हटाएगा और आपके सामने इस अल्कोहल को बना के देगा CH3CH2OH। क्या एक्वस KOH बिल्कुल भी एलिमिनेशन नहीं कर पाएगा? क्या 1% भी चांस नहीं है? तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता। एल्कीन प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है बट उसकी परसेंटेज बहुत ही थोड़ी होगी, 5 से 10% आई शुड से, तो इसलिए ये जस्ट एज एन इम्प्योरिटी ट्रीट किया जाएगा। हम इसको अपने पेपर पे लिखना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये जस्ट एन इम्प्योरिटी है और इम्प्योरिटीज़ को कभी भी शो नहीं करना। जिन ग्रुप्स को बेंजीन पे मैं बोलता हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, वहाँ पे मेटा भी 1-2% बनता है लेकिन हम कभी शो नहीं करते। तो इस बात को आप फोकस कीजिएगा कि मेजर प्रोडक्ट्स ही दिखाने हैं। जब तक कि परसेंटेज हमारी 25-30 के आसपास टच नहीं करती प्रोडक्ट की, तब तक हम उसको दिखाने में इंटरेस्ट शो नहीं करते। रिजल्टिंग दिखाएंगे तो आप सिर्फ यही कि इथाइल अल्कोहल बना, ना कि आप उससे एल्कीन बनाएंगे जो बहुत ही माइनर बना है। अब नीचे आ जाइए, नीचे भी एक्वस KOH डाला हुआ है और वो भी एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा। रिजल्टिंग हमारे पास आपके लिए यहाँ पे ये अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, और एलिमिनेशन भी थोड़ा बहुत हो सकता है, रादर उससे तो ज़्यादा ही हो सकता है क्योंकि ये एल्कीन इतना स्टेबल नहीं है। जबकि सेकेंडरी हैलाइड का एलिमिनेशन करने का टेंडेंसी कुछ ज़्यादा था, तो हो सकता है ये बेस कुछ हद तक इसके कंपैरिजन में ज़्यादा H को एलिमिनेट कर पाए। रिजल्टिंग आपको यहाँ पे अगर मैं ये कह दूँ कि हाँ भाई मुझे कुछ 10 से 15% एल्कीन मिल गया है, तो हाँ मिल सकता है 10 से 15% एल्कीन, बट स्टिल मैं इसको शो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि माइनर प्रोडक्ट है। 90-85% आपको अल्कोहल ही मिला हुआ है, तो रिएक्शन इसी के नाम जाएगी कि मतलब अल्कोहल बना रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ पर्टिकुलरली हैलाइड में, तो जिसके अंदर एलिमिनेशन का मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा ईज है क्योंकि टर्शरी एलिमिनेशन को हमेशा फेवर करते नज़र आते हैं, तो रिजल्टिंग मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि हम, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि मुझे अल्कोहल नहीं मिलेगा, मुझे अल्कोहल मिलेगा उसमें, लेकिन मुझे एल्कीन भी अच्छा खासा वहाँ पे मिलता नज़र आएगा, जिसकी वजह से मैं इस प्रोडक्ट को अब इग्नोर नहीं कर सकता। इसकी परसेंटेज कुछ 35-40 ज़रूर हो सकती है और अगर आप चाहें तो इसकी परसेंटेज को बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एलिमिनेशन को फेवर करते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं। तो एलिमिनेशन फेवरिंग बना के हम इस रिएक्शन में इस यील्ड को बढ़ा भी सकते हैं। हालांकि हमें वो नहीं पढ़ना सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की उसके कौन से फैक्टर्स हैं, बट जस्ट इतना ध्यान रखना है कि अगर हैलाइड टर्शरी है, इसी मेन पॉइंट के लिए मैंने ये एग्जाम्पल सारा फ्रेम किया है कि अगर ये हैलाइड टर्शरी है तो आपका बेस अगर ठीक ठाक सा है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की इंतजार नहीं कर रहा, वहां मुझे स्ट्रॉन्ग बेस ही चाहिए था। एक्वस KOH प्राइमरी हैलाइड में एलिमिनेशन नहीं कर पा रहा था, लेकिन टर्शरी हैलाइड जो कि एलिमिनेशन का फेवरर है, वहां पे एक्वस KOH अपने एलिमिनेशन के रंग जरूर दिखा पाएगा जो वहां पहले वाली 2 रिएक्शंस में वो इतना इफेक्टिवली नहीं दिखा पाया। रिजल्टिंग अगर मुझे अल्कोहल बनाना हो हैलाइड से,
जो कि वेरी सून हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक्वस क्यूएच को फेवर करूंगा, लेकिन टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए मैं एक्वस क्यूएच को यहाँ फेवर नहीं करने वाला, बिकॉज आई एम एट रिस्क, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा और एलिमिनेशन प्रोडक्ट मुझे अच्छा खासा नजर आएगा, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बनाना चाहता। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कंपटीशन चल रहा है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में। एक रिएक्टेंट के अंदर जब एक रीजन डाल दिया तो वो किस तरह से दो अलग अलग रिएक्शंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हम फोकस करेंगे कि वो एक तरह की रिएक्शन दिखाए और एक तरह का प्रोडक्ट बनाए। तो इसलिए हम उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और कहाँ कहाँ पे ये रिस्क अराइज होगा वो सारी बातें हम लोग यहाँ आने वाले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करते हुए इस एलिमिनेशन रिएक्शन से अलविदा कहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ। गुड बाय।